हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्सल लॉज। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 ऑफ एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। देखिए, चैप्टर 6 आपका डील करता है विद सम स्पेशल ऑब्लिगेशंस ऑफ लैंडलॉर्ड, कि जो लैंडलॉर्ड है उसकी कुछ ऐसी स्पेशल ड्यूटीज़ हैं जो कि उसे परफॉर्म करना ज़रूरी है, और यदि लैंडलॉर्ड अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं करता तो उसके ऊपर कुछ पेनल्टीज़ लगाई जा सकती हैं, कुछ पनिशमेंट उसको दी जा सकती है। यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको ये बता दूं कि हमारे चैनल पर वेरियस वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। ओके, हम एमपी अकोमोडेशन एक्ट को सेक्शन 36 तक डिस्कस कर चुके हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके सभी कुछ हमारे चैनल पर अवेलेबल है, एंड सभी वीडियोस के पीडीएफ नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, वहाँ से आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 7, दैट इज लैंडलॉर्ड्स ड्यूटी टू कीप द एकोमोडेशन इन गुड रिपेयर्स। लैंडलॉर्ड की ये ड्यूटी है कि वो एकोमोडेशन को रिपेयर करा के रखेगा। अब देखिए क्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि जो लैंडलॉर्ड है वो एकोमोडेशन को प्रॉपर रिपेयर करा के नहीं रखता है तो ऐसी सिचुएशन में टीनेंट पहले लैंडलॉर्ड को एक रिटन नोटिस देगा। टीनेंट क्या कहेगा लैंडलॉर्ड से कि देखिए ये एकोमोडेशन में कुछ इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, प्लीज़ इन्हें आप रिपेयर करा दो। इस तरह से एक रिटन नोटिस टीनेंट के द्वारा लैंडलॉर्ड को दिया जाएगा। अब नोटिस मिल जाने के बाद भी यदि लैंडलॉर्ड उस रिपेयर का जो भी काम है उसको नहीं कराता है, वो नेग्लेक्ट करता है अपनी ड्यूटी को, तो ऐसी सिचुएशन में टीनेंट के पास ये राइट है कि टीनेंट उस रिपेयर के काम को खुद परफॉर्म करा लेगा। एंड यदि उसने खुद उस एकोमोडेशन को रिपेयर करा लिया है, जो भी एकोमोडेशन में दिक्कतें थी उनको उसने सही करा लिया, उसके बाद टीनेंट का जो भी खर्चा हुआ, अब उस खर्चे का क्या होगा? ऐसा तो है नहीं कि टीनेंट की ड्यूटी थी कि वो एकोमोडेशन को रिपेयर कराए, ड्यूटी तो लैंडलॉर्ड की थी, और लैंडलॉर्ड ने अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म करी, इस वजह से टीनेंट को रिपेयर खुद करानी पड़ी। तो इसीलिए टीनेंट के पास ये अधिकार है कि ही कैन डिडक्ट द एक्सपेंसेस ऑफ रिपेयर्स फ्रॉम द रेंट। जो भी रेंट टीनेंट के द्वारा लैंडलॉर्ड को पे किया जाएगा, उस रेंट के अमाउंट में से ही कुछ डिडक्शंस की जा सकती हैं बाय द टीनेंट। कि सपोज टीनेंट की ड्यूटी है कि वो हर महीने 1000 रुपये पे करेगा, तो अब क्योंकि उसने रिपेयर कराया है तो रिपेयर का जो खर्चा है उसको वो रेंट में से काट करके 1000 में से मान लो 800 रुपये वो पे करेगा। ओके, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि टीनेंट अपना जो भी रेंट है उस रेंट में से डिडक्शंस कर सकता है। अब कितनी डिडक्शंस की जा सकती है? 1/12 ऑफ द रेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। उस पूरे साल का जितना भी रेंट है उसका 1/12। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/12 ऑफ द रेंट ऑफ ईयर मीन्स द रेंट ऑफ 1 मंथ। ओके, एक महीने का जो भी रेंट होगा वो एज अ डिडक्शन किया जा सकता है। Next we come, if in case of any repairs without which the accommodation is non-habitable। यदि कोई इस तरह की accommodations जिनके बिना कोई इस तरह के repairs जिनके बिना जो accommodation है वो नॉन हैबिटेबल है, उस एकोमोडेशन में रहा ही नहीं जा सकता। अगर जो एकोमोडेशन है उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि वहाँ पर बिना रिपेयर्स किए हम रह ही नहीं सकते, ऐसी सिचुएशन में भी यदि लैंडलॉर्ड रिपेयर नहीं करा रहा है तो टीनेंट क्या करेगा? रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन लेकर के जाएगा। रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को ये बात बताई जाएगी कि देखिए ये जो एकोमोडेशन है, इस एकोमोडेशन की कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत ही जर्जर हालत में ये एकोमोडेशन है और यहाँ पर रहा ही नहीं जा सकता, इसीलिए आप हमें ये परमिशन दें कि हम खुद यहाँ पर रिपेयर वर्क करा लें।
ओके, तो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी एक बार लैंडलॉर्ड को भी सुनेगी, टेनेंट को भी सुनेगी, और अगर रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को लगता है तो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी परमिशन दे देगी टेनेंट को कि ठीक है, तुम यहाँ पर रिपेयर का काम शुरू करा सकते हो। अब ऐसे सिचुएशन में भी जो रिपेयर कराने की ड्यूटी थी, ओरिजिनल ड्यूटी वो लैंडलॉर्ड की थी, लेकिन क्योंकि लैंडलॉर्ड ने नहीं किया, इस वजह से टेनेंट को खुद रिपेयर कराना पड़ा। तो इसीलिए टेनेंट एंटाइटल्ड है कि वो जो भी अमाउंट ऑफ रेंट है, उस रेंट के अमाउंट में से कुछ डिडक्शंस वो कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में कितनी डिडक्शंस होंगी? हाफ ऑफ द रेंट पेएबल फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर, जो भी उस साल का रेंट है उसका हाफ यानी कि 6 मंथ्स का रेंट हम समझ सकते हैं कि डिडक्शन किया जा सकता है। ओके, बस एक माइनर डिफरेंस आप याद रखेंगे कि जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर लिखा था सिंपल रिपेयर्स के बारे में, लेकिन जो सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा वहाँ पर दिया गया था कि कोई ऐसी रिपेयर्स जिनके बिना जो एकोमोडेशन है वो नॉन हैबिटेबल है, कि वहाँ पर रहा ही नहीं जा सकता। ओके, सो हमने सेक्शन 37 में पढ़ा कि लैंडलॉर्ड की ड्यूटी थी कि वो रिपेयर्स कराएगा। नाउ वी कम टू सेक्शन 38। सेक्शन 38 कहता है कि लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है कि वो क्या करेगा, एकोमोडेशन में प्रॉपर एसेंशियल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेगा। अब एसेंशियल सर्विसेज से क्या मतलब है कि सपोज वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है, कुछ एसेंशियल सर्विसेज हैं, कुछ एसेंशियल सप्लाई है जो कि टेनेंट को मिलनी चाहिए। तो ये लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे कि टेनेंट के पास ये एसेंशियल सर्विसेज अवेलेबल हों। ओके, दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ लैंडलॉर्ड। लेकिन अगर लैंडलॉर्ड इस तरह की एसेंशियल सर्विसेज टेनेंट को प्रोवाइड नहीं करता है तो ऐसी सिचुएशन में टेनेंट एप्लीकेशन करेगा टू द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। एंड यहाँ पर आप याद रखेंगे रिगार्डिंग दिस अमाउंट ऑफ एक तरीके से कंपनसेशन यहाँ पर दिलाया जा रहा है कि यदि रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को लगता है कि जो लैंडलॉर्ड है उसने अपना जो भी एसेंशियल सर्विसेज थी वो प्रोवाइड नहीं की हैं, ऐसे सिचुएशन में लैंडलॉर्ड की ड्यूटी होगी कि वो टेनेंट को क्या करेगा, कुछ कंपनसेशन पे करेगा। कितना कंपनसेशन? 50 रुपीज़। देखिए, बहुत ही मीगर अमाउंट यहाँ पर दिया गया है, लेकिन आपको याद रखना है कि 50 रुपीज़ एज अ कंपनसेशन उसके ऊपर इम्पोज किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसका उल्टा भी हो सकता है कि लैंडलॉर्ड तो अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म कर रहा था, लेकिन टेनेंट ने ही बिना बात के लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट इस तरह की कोई एप्लीकेशन मूव करी। तो यदि जो टेनेंट ने एप्लीकेशन लगाई है वो एप्लीकेशन फॉल्स या फ्रिवलस ग्राउंड्स पर लगाई गई है, असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं था, लैंडलॉर्ड तो अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्योंकि टेनेंट ने एप्लीकेशन फॉल्स लगाई थी, इसीलिए टेनेंट की ये ड्यूटी हो जाएगी कि वो लैंडलॉर्ड को कंपनसेशन पे करे। कितना कंपनसेशन? 50 रुपीज़। एंड देखिए, ये जो कंपनसेशन है ये कौन इम्पोज करेगा? रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। याद रखेंगे कि सेक्शन 37, 38 इन दोनों ही सेक्शंस में जो भी एग्रीव्ड पर्सन है वो किसके पास जा रहा है? रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास आप जाएंगे। एंड देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आपको एसेंशियल सप्लाईज को भी एक्सप्लेन किया गया है कि एसेंशियल सप्लाईज का मतलब है वाटर, इलेक्ट्रिसिटी या फिर लाइट से रिलेटेड सैनिटरी सर्विसेज, ये सभी चीज़ें एसेंशियल सप्लाई में इंक्लूड की जाती हैं। ओके, नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 39, दैट इज कंट्रोल ऑफ लेटिंग, कि जो एकोमोडेशन को लेट आउट किया जा रहा है उसके ऊपर एक तरह से कुछ कंट्रोल स्थापित करना। सो कलेक्टर एंड डेप्यूटी कलेक्टर, कलेक्टर या फिर डेप्यूटी कलेक्टर लैंडलॉर्ड से ये कह सकते हैं कि अगर जो भी आपका एकोमोडेशन है जब कभी वो खाली हो, या फिर अगर आपके पास कोई ऐसा एकोमोडेशन है जो कि पहले से ही खाली पड़ा हुआ है, तो आप उस एकोमोडेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड करें। अब ये इंफॉर्मेशन उनसे क्यों मांगी जा रही है?
देखिए ये इन्फॉर्मेशन लैंडलॉर्ड से इसलिए मांगी जा रही है क्योंकि जो एकोमोडेशन है उसकी ज़रूरत है किसी भी ऑफिसर के लिए। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में कोई ऐसा ऑफिसर है या कोई भी म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह में कोई भी इस तरह के ऑफिसर्स हैं जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करते हैं, और ऐसे ऑफिसर्स के लिए हमें एक पर्टिकुलर एकोमोडेशन की ज़रूरत है। इसीलिए कलेक्टर ने या डेप्यूटी कलेक्टर ने लैंडलॉर्ड से ये कहा कि अगर कोई भी आपके पास ऐसा एकोमोडेशन है जो कि खाली है, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आप हमें प्रोवाइड करें। एंड उसके बाद अगर टीनेंट जो लैंडलॉर्ड है अगर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है तो क्या किया जाएगा। देखिए विदिन द पीरियड ऑफ 15 डेज जो भी एकोमोडेशन है उसको अलॉट कर दिया जाएगा टू द पर्टिकुलर ऑफिसर। जिस भी ऑफिसर को एकोमोडेशन की ज़रूरत थी उन एकोमोडेशन को उस ऑफिसर के लिए 15 डेज के अंदर अंदर अलॉट कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए इस तरह का अलॉटमेंट करते समय जो भी लैंडलॉर्ड है उसकी विशेस को भी ध्यान में रखा जाएगा कि सपोज अगर लैंडलॉर्ड ये कहता है कि हाँ मेरे पास एकोमोडेशन खाली तो है लेकिन मुझे तो इस एकोमोडेशन की ज़रूरत अपने खुद के लिए है, मुझे तो खुद यहाँ पर अपना कोई बिजनेस शुरू करना था या फिर मुझे खुद अपने रहने के लिए इस एकोमोडेशन की ज़रूरत है, तो ऐसी सिचुएशन में लैंडलॉर्ड के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा जाएगा। लैंडलॉर्ड से उसकी इच्छा भी पूछी जाएगी, तभी किसी एकोमोडेशन को लेट आउट किया जाएगा। ओके देन यहाँ पर कुछ एग्जाम्पशन दिया गया है कि ये सेक्शन कब कब अप्लाई नहीं होगा। हाउएवर दिस इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, बट आप ऐसे ही एक बार पढ़ लें कि रेजिडेंशियल एकोमोडेशन के केस में यदि जो रेंट है वो 25 रुपये से कम है या कोई नॉन रेजिडेंशियल एकोमोडेशन ऐसा है जिसका जो रेंट है वो 50 रुपये से कम है, या फिर जो एकोमोडेशन है उसकी हमें ज़रूरत है अपने खुद के लिए कि जो लैंडलॉर्ड है उसको अपने खुद के लिए इस एकोमोडेशन की ज़रूरत थी, या फिर जो एकोमोडेशन है वो किसी भी लोकल अथॉरिटी को चाहिए अपने खुद के यूज़ के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में इन सभी सिचुएशंस में जो एकोमोडेशन है उसको लेट आउट नहीं किया जाएगा। ये प्रोविज़न जो है इस सेक्शन के वो अप्लाई नहीं होंगे। ओके हाउएवर सेक्शन 39 उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 40। दिस इज़ ऑल्सो नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट देखिए कई बार होता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक बार हर एक सेक्शन से गो थ्रू हो जाना चाहिए, क्योंकि कई बार पेपर को डिफ़िकल्ट साइड पर लाने के लिए अनइम्पॉर्टेंट प्रोविजन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके सो सेक्शन 40 दैट इज़ अलॉटमेंट ऑफ एकोमोडेशन। किसी भी एकोमोडेशन को अलॉट कब किया जा सकता है, टू द पब्लिक सर्वेंट। तो सेक्शन 40 बेसिकली एक ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी देता है कि यदि कोई अकोमोडेशन हमें अलॉट करना था तो हम किस प्रायोरिटी में उसे अलॉट करेंगे, कि पहले जो है वो अकोमोडेशन है वो किसी ऐसे ऑफिसर को दिया जाएगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हों, तो पहली प्रायोरिटी इनको दी जाएगी। अब उसके बाद भी यदि कोई अकोमोडेशन खाली है तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी ऐसा पर्सन जो कि किसी लोकल अथॉरिटी में ऑफिसर है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कोई ऑफिसर है, तो उनको सेकंड नंबर पर रखा जाएगा। ओके नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 40A दैट इज स्पेशल प्रोविजंस ऑफ अलॉटमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी, कि इमरजेंसी के दौरान किस तरह से अलॉटमेंट किया जाएगा और उसके रिस्पेक्ट में कुछ स्पेशल प्रोविज़न यहाँ पर किए गए हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि आपसे पूछा जाए रिगार्डिंग द स्पेशल प्रोविज़न ऑफ इमरजेंसी किस सेक्शन में दिया गया है, इस तरह से आपको इसे याद रखना है। सो सेक्शन 40A क्या कहता है कि अगर कभी भी कोई इमरजेंसी लगती है, किस तरह की इमरजेंसी, वो इमरजेंसी जो कि हम पढ़ते हैं अंडर आर्टिकल 352 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 352 जो कि बात करता है विद नेशनल इमरजेंसी। तो यदि नेशनल इमरजेंसी कभी लगाई जाती है और ऐसी सिचुएशन में कोई भी आर्म्ड फोर्सेस का कोई सदस्य है, नेवी में कोई सदस्य है, कोई अगर
ऑफिसर है या कोई सिविल सर्वेंट है, इस तरह के ऑफिसर्स जो भी हैं, अगर वो ये कहते हैं कि किसी एकोमोडेशन की ज़रूरत है उन्हें अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, ओके, तो वो कोई भी एकोमोडेशन को एक तरह से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जहाँ कहीं भी जिस भी जगह वो चाहें उस जगह कोई एकोमोडेशन उनको अलॉट कर दिया जाए। बिकॉज देखिए नेशनल इमरजेंसी के क्या ग्राउंड्स होते हैं, नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर या कोई एक्सटर्नल अग्रेशन होता है। सो बेसिकली यदि वॉर हो रही है तो वॉर की सिचुएशन में जो भी आर्म फोर्सेस के मेंबर्स हैं या जो भी हमारी फोर्सेस हैं वो सब क्या करेंगे, वो ड्यूटी पर रहेंगे, रक्षा करेंगे देश की। तो ऐसी सिचुएशन में वो ये कह सकते हैं कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको कोई सुटेबल प्लेस एज एन एकोमोडेशन दिला दिया जाए, ओके। एंड जैसे ही ये इमरजेंसी ख़त्म हो जाएगी वैसे ही ये जो टेनेंसी है, जो एकोमोडेशन उनको दिया गया है, विद इन 1 ईयर ये टेनेंसी भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कब? आफ्टर द इमरजेंसी सीजेज, कि जब इमरजेंसी ख़त्म हो गई उसके बाद 1 साल बाद ये जो टेनेंसी क्रिएट की गई है अंडर दिस सेक्शन, जो स्पेशल प्रोविज़न इनके लिए बनाया गया है, ये टेनेंसी भी ख़त्म हो जाएगी। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो भी अभी तक हमने पढ़ा। एंड ऑल्सो आप हमारा टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं जहाँ पर प्रॉपर PDF नोट्स अवेलेबल हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। सो डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है तो। एंड अब हमारा जो भी बचे हुए सेक्शंस हैं वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड MP अकोमोडेशन एक्ट को हम फाइनली एंड अप करेंगे इन आर लास्ट वीडियो। उसके बाद अगर आप चाहें तो हम एक रिवीजन के लिए पर्पस से एक वीडियो थोड़ा कंपाइल अप करके भी बना सकते हैं एट योर विश। ओके, सो आई होप सब कुछ सही लग रहा है आपको और आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ रही हैं। कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। थैंक यू।